चलिए तो शुरू करते हैं। पहले कंप्यूटर के बारे में इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर क्या है जी? हम बिल्कुल देखो, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, वॉशिंग मशीन भी है, ये पंखा भी है, ये पैनल भी है। ठीक। तो कंप्यूटर में स्पेशल क्या है? कंप्यूटर ना, देखो लिखा है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो एक मिनट को इसको वाइट कर लेते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो है, लेकिन ये कुछ डेटा को प्रोसेस करता है। ठीक। आप इसे कुछ ना कुछ एक डेटा देते हैं और उसके रिजल्ट में वो उसको प्रोसेस करके हमें कुछ आउटपुट देता है। इनपुट का सेंस, आप उसको कोई सेंस, कोई कमांड दे रहे हैं, ठीक, लाइक ए ही लिख रहे हैं, ठीक, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा अपने सीपीयू में, ठीक, और आपको कुछ आउटपुट निकाल के देगा, ठीक, यानी कि चीज़ों को दिखाएगा। ओके। अब देखो, कंप्यूटर की बात हो तो कंप्यूटर का मेन जो, समझिए कि सारा क्रेडिट जाता है, वो चार्ल्स बेबेज को डालता है। ठीक। ये कौन थे? फादर ऑफ कंप्यूटर। इन्होंने क्या किया था? ठीक। अच्छा, अगेन इनका जन्म 26 दिसंबर 1791 में हुआ था। ठीक। और इनका डेथ 18 अक्टूबर 1871 में हुआ। ओके। ये क्या थे? तो ये देखो, एक फिलोसोफर भी थे, इन्वेंटर भी थे, और मैकेनिकल इंजीनियर भी थे। ओके। मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाया था जो कैलकुलेट कर सकता था चीज़ों को। ठीक। अगेन इससे पहले और भी लोगों ने बनाया, ठीक, लेकिन वो मैकेनिकल नहीं था, मैकेनिकल सेंस में नहीं था। ठीक। ये पहला मैकेनिकल कंप्यूटर इन्होंने बनाया। ठीक। इन्होंने क्या बनाया? तो इन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया। ठीक। ये एक टाइप का कंप्यूटिंग डिवाइस था जो कैलकुलेशंस करता था। ठीक। हाँ, ये कैलकुलेशन कैसे करता था? तो देखो, उस समय तो कीबोर्ड था नहीं। ओके। उसमें ना पंच कार्ड का यूज होता था। ठीक। इसमें नहीं, नॉट ए टाइपराइटर। ये पंच कार्ड कुछ ऐसा दिखता है। ठीक। इसमें क्या होता था? एक टाइपराइटर जैसा, ठीक, वो चीज़ों को पंच करता था। ठीक। इसको ना एक वीडियो से समझते हैं। ओके। देखो, जैसे इसमें यहाँ पे पंच कार्ड लगाया गया है, ठीक, और यहाँ से इसे पंच किया जाता है। ठीक। ये IBM का 024 मॉडल का कंप्यूटर है, सेकेंड जनरेशन है। ओके। लेकिन इसमें पंच कार्ड के हेल्प से पंच किया जाता है। ठीक। ये ही इनपुट दिया गया और कंप्यूटर अपना आउटपुट, मीन्स के डिस्प्ले तो है नहीं, तो आउटपुट भी कंप्यूटर इसी पर देता था। ठीक। चलते हैं। तो आई होप कि ये बातें क्लियर है कि पंच कार्ड किस सेंस में है। पंच कार्ड से ही इनपुट देते थे। पंच कार्ड स्टोरेज के लिए भी यूज होता था। ठीक। मतलब जो है वो उस पेपर पर ही नोट हो रहा है। ओके। बिल्कुल, क्योंकि ये स्टार्टिंग के कंप्यूटर्स रहे, तो उस समय काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हुई करती थी। ठीक। अब देखेंगे कि हिस्ट्री क्या है कंप्यूटर का, कंप्यूटर कैसे, आज जिस कंप्यूटर को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये हमेशा से ऐसा नहीं था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ होता था। ओके। इसमें जो लैंग्वेज होता था, अब देखो, कंप्यूटर तो हमारी लैंग्वेज में समझता नहीं है चीज़ों को। ठीक। इसमें ना मशीन लैंग्वेज का यूज़ होता था। ठीक। अगेन कंप्यूटर के अपने लैंग्वेज होते हैं। ठीक। हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। ठीक। ये ना लो लेवल लैंग्वेज के कैटेगरी में है। ओके। ये लो लेवल लैंग्वेज में था, इसमें सिर्फ जीरोज और वन, यानी कि बाइनरी डिजिट का यूज़ किया जाता था। ठीक। अब आज के जितने भी लैंग्वेजेस हैं, जावा, एक पाइथन, ये सब क्या करते हैं? हमारे लैंग्वेज में तो होते हैं, लेकिन उनको कन्वर्ट करके मशीन लैंग्वेज में ही कंप्यूटर को समझाते हैं। ठीक। जैसे कि अभी मैं समझाता हूँ। ठीक। मान लो कि हम सबों में यहाँ जितने लोग बैठे हैं, वो सब के सब हिंदी जानते हैं। ठीक। लेकिन अभी इंग्लिश की क्लासेस चल रही है, कुछ दिनों में हम लोग इंग्लिश को भी समझेंगे। ठीक। अब जब आप इंग्लिश समझेंगे तो आपको इंग्लिश भी पता होगा, लेकिन क्या ये हो सकता है कि आप इंग्लिश में ज़्यादा बेटर चीज़ों को समझे एज कम्पेयर टू हिंदी?
नहीं होगा। आपकी अपनी भाषा कौन रहेगी? हिंदी। तो ये कंप्यूटर की अपनी भाषा है, ठीक। आज की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनको कन्वर्ट किया जाता है और मशीन लैंग्वेज में मशीन को समझाया जाता है, ठीक। इसमें बाइनरी डिजिट का यूज होता है, ठीक। बाइनरी डिजिट यानी कि 0 1 इसके सेंस में, ठीक, 1 0 1 0 करके चीज़ों को कंटिन्यू किया जाता है, ठीक। अब देखो इसमें दिक्कत क्या था कि बहुत स्लो था। अब देखो ये कंप्यूटर ना कुछ ऐसा दिखता था। अब देखो तुम जरा सा सोच के देखो कि कितनी बड़े जगह पे है, कितना ज़्यादा स्टोरेज कंज्यूम करता है, एक पूरा का पूरा रूम इसमें ऑक्यूपाई रहता है, ओके। इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ होता था जो कि कुछ ऐसा दिखता है, ठीक। और इसके कुछ एग्जाम्पल जैसे कि एनियाक और यूनिवैक, ओके। ठीक। हाँ, इसका यूज़ कहाँ किया गया? तो मिलिट्री कैलकुलेशंस में, जैसे रेडार में इसका यूज़ किया गया, ठीक। उसके अलावा इसका यूज़ साइंटिफिक रिसर्च में होने लगा, ठीक। और इसका अगेन इसमें भी क्या यूज़ होता था? पंच कार्ड। अभी जस्ट देखा, पंच कार्ड मीन्स हम चीज़ों को पंच कर रहे हैं, पंच कार्ड कंप्यूटर समझ रहा है, कंप्यूटर आउटपुट भी उसी पंच कार्ड पे दे रहा है, ठीक। डिस्प्ले तो है नहीं, उसी पंच कार्ड पे आउटपुट दे रहा है और उसी पंच कार्ड पे स्टोर भी कर रहा है, ठीक। मतलब ऐसा समझो कि हमने एक कागज़ पे लिखा, उसको दिया कंप्यूटर को, ओके। कंप्यूटर ने उसी पेपर पर हमें रिप्लाई किया या दूसरा पेपर यूज़ किया और उसी पेपर पे चीज़ों को स्टोर करके भी रखा, ठीक। अब देखो ये जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा हीट जनरेट करते थे, ठीक ना। इसके लिए इसमें एयर कंडीशंस लगाना बहुत ज़रूरी था। इतने बड़े बड़े कैपेसिटर वैक्यूम ट्यूब्स लगे हुए हैं, ठीक, वो बहुत ज़्यादा गर्मी प्रोड्यूस करते थे, ओके। तो उसके लिए एयर कंडीशन का इंतज़ाम करना पड़ता था, अदरवाइज वो उसमें पावर फेलियर हो सकता है, ओके। पावर बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता था। आगे वैक्यूम ट्यूब हीट जनरेट कर रहा है, 10 फैन चल रहे हैं, ठीक, उस पर। उसके अलावा अगेन इसमें ना फेलियर जो है काफ़ी ज़्यादा होते रहते थे। वैक्यूम ट्यूब्स बहुत जल्दी शॉर्ट होते थे, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा है, बहुत जल्दी ख़राब होते थे, ठीक। तो आई होप कि पहला जनरेशन आपको समझ में आया। पहले जनरेशन में खास बात क्या थी? वैक्यूम ट्यूब का यूज़ होता था, पंच कार्ड से इनपुट आउटपुट होता था, ठीक। और एक चीज़, स्लो था, ठीक। काफ़ी एक्सपेंसिव भी था, हर कोई अफोर्ड नहीं करता था, ठीक। हर कोई अफोर्ड नहीं करता था। और एक बात बताएं, स्पेस भी ज़्यादा था, पूरा एक रूम में उसका पूरा सेटअप फैला हुआ है, ठीक। तो अब सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ? अच्छा, सेकेंड जनरेशन कब से कब तक है इस पर देखो, ठीक। 1956 से 1963 के बीच में इसमें क्या हुआ? हम लोगों ने ट्रांजिस्टर डेवलप कर लिया, ओके। ट्रांजिस्टर की इमेज अच्छा नहीं है। ट्रांजिस्टर एक छोटा सा ऐसा सा होता है, ओके, ब्लैक कलर में, ठीक। इसकी फोटो होगी शायद, ओके। इसमें क्या हुआ? असेंबली लैंग्वेज का यूज़ होने लगा। भी असेंबली लैंग्वेज क्या होता है? ये भी लो लेवल लैंग्वेज का ही पार्ट है, ओके। अब असेंबली लैंग्वेज में क्या हुआ कि चीज़ों के लिए निमोनिक्स यूज़ किया गया, छोटे मोटे वर्ड्स बना दिए गए, ठीक, जिससे ये जो 0 1 1 0 ये सब लिखने से हम बच सकें, ठीक। अब ये देखो, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि एक छोटा सा कमांड पास करने के लिए कई बार बड़े लंबे लंबे कोड्स लिखने पड़ते थे, ठीक। कोड अगेन 1 0 1 0 ऐसे करके होते थे, ओके। तो ये क्या था? पहला तो देखो ये एक छोटा रहा पहले जनरेशन के कंप्यूटर के हिसाब से, ठीक। देखो ये कुछ ऐसा दिखता था, अगेन बड़ा तो है मगर छोटा है उसके सेंस में, ठीक। उसके कंपेयर में फास्टर भी था और ज़्यादा रिलायबल भी रहा, जैसे IBM 1401। अच्छा, हम लोगों ने अभी जो मॉडल देखा था पंच कार्ड वाला, रुको मैं दिखाता हूँ एक बार फिर से।
देखो ये जो कंप्यूटर है ये IBM का 024 है। ओके, अब ये अगेन पंच कार्ड एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं कि नहीं, ये इसमें ज़ीरो अब इसमें नहीं है, मगर ये 04 मॉडल है। तो ये पंच कार्ड के ज़रिए इसी में इनपुट और यही इसी पंच कार्ड पे हमें आउटपुट भी निकाल के देता था, अलग अलग पंच कार्ड्स का यूज़ करके। ओके, तो अब इसका यूज़ कहाँ होने लगा? टिकट काटने में, ठीक, रिजर्वेशन होने में, एयरलाइंस में यूज़ होने लग गया। ओके, और बैंकिंग्स में भी, अकाउंटिंग्स के लिए इसका यूज़ होने लगा। ठीक, इसमें जो फीचर जो इसमें रहा, पहले वाले में स्टोरेज के लिए पंच का ही यूज़ हो रहा था। ठीक, इस समय में हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क का इन्वेंशन हो गया। ठीक, हार्ड डिस्क जानते हैं? ठीक, जानते हैं कोई क्या होता है हार्ड डिस्क? डाटा स्टोर करता है, इट्स अ स्टोरेज डिवाइस। ओके, हार्ड डिस्क का होने लग गया। ठीक, अब ये अगेन हीट कम जनरेट करने लगा। ठीक, वैक्यूम ट्यूब के मुकाबले इसमें हीट नहीं ज़्यादा जनरेट होती थी। ठीक, लेकिन फिर भी कूलिंग की रिक्वायरमेंट रहती थी। प्रोग्रामिंग स्टिल कॉम्प्लेक्स था। प्रोग्रामिंग कॉम्प्लेक्स क्यों था? क्योंकि असेंबली लैंग्वेज के साथ दिक्कत क्या थी कि जैसे एक कंप्यूटर को अगर हमने एक असेंबली लैंग्वेज समझाया है, ओके, तो वो ज़रूरी नहीं है कि दूसरा कंप्यूटर भी समझे। ठीक, अभी जो हम लोग जैसे देखते हैं जावा, अब अगर जावा किसी ने पढ़ा तो वो फिर हर कंप्यूटर पे उसको अप्लाई कर सकता है। तो ये इसमें ड्रॉबैक थी। ओके, हर जनरेशन पे चलते हैं। हर जनरेशन के कंप्यूटर्स में इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ होने लगा, जो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ होने लग गया। इंटीग्रेटेड सर्किट के आने से क्या हुआ कि एक तो ये सस्ता होने लग गया। ठीक, उसके अलावा छोटा भी होने लग गया। ठीक, कंप्यूटर जो कई रूमों में फैले रहते थे वो अब छोटे होने लगे समय के साथ। ठीक, अगेन ये बहुत तेज हो गया अपने पिछले जनरेशन से। ठीक, इसमें कैलकुलेशन करना ज़्यादा इजी था। ठीक, इसके कुछ एग्जांपल है जैसे IBM 360 एंड PW8। ओके, उसके अलावा इसका यूज़ कहाँ होने लगा? बिजनेसेस में, ठीक, लाइब्रेरीज में एंड स्कूल के सिस्टम्स में, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में। ओके, फीचर इसमें क्या रहा? ये अगेन उससे भी ज़्यादा पावरफुल रहा। ओके, एफिशिएंट रहा। ठीक, और साथ ही साथ मल्टीपल प्रोग्राम्स एक साथ में करने में सक्षम हो गया। ठीक, पहले के कंप्यूटर में क्या था कि अगर आप कैलकुलेशन करा रहे हैं तो कुछ और नहीं करवा सकते। ऑफ कोर्स अगर आप सिर्फ उसको एक ही पेपर दीजिएगा तो फिर दूसरा चीज़ वो कैसे करेगा। ओके, तो ये कुछ एक कंप्यूटर का इमेज है जो उस टाइम पर था। तो अगेन ये छोटा होता चल रहा है अपने पहले जनरेशन के कंपैरिजन में। ओके, अब लास्ट नहीं, फोर्थ जनरेशन जो अभी तक चल रहा है। ठीक, 1971 से अभी तक जो कंप्यूटर बन रहा है वो इसी पे बन रहा है। अब इसमें क्या खास था? इसमें ना माइक्रो प्रोसेसर यूज होने लग गया। ओके, माइक्रो प्रोसेसर यूज होने लगा मतलब प्रोसेसर को और छोटा कर दिया गया। ठीक, सेमीकंडक्टर चिप्स का यूज होने लगा। ठीक, इसमें जो लैंग्वेजेस आती है आज के जितने भी मॉडर्न लैंग्वेज, C++, जावा, ठीक, आप जो भी लैंग्वेज कहें वो आज के मोस्ट ऑफ लैंग्वेजेस इसमें हैं। ओके, इसमें पर्सनल कंप्यूटर आने लग गया, यानी कि PC, लैपटॉप। ठीक, और अगेन इसकी स्पीड इसके पिछले जनरेशन से बहुत ज़्यादा थी। ठीक, और अगेन आज के कंप्यूटर और भी ज़्यादा डेवलप्ड है। ओके, पहला जो इस जनरेशन में आया था वो इंटेल 4004 आया। ठीक, और अगेन ये कुछ पहले के ज़माने के कंप्यूटर, ठीक, जो 1971 से अभी तक में इनमें डेवलपमेंट हो रहा है। ओके, इसका यूज़ कहाँ होने लग गया? ऑलमोस्ट सारी जगह, ऑफिस में, बैंकिंग में। ठीक, क्योंकि ये कंप्यूटर में सारे वो फीचर्स थे लगभग जो आज के कंप्यूटर में थे। अच्छा, इसमें लिमिटेशन क्या था? डेटा सिक्योरिटी का रिस्क है। एक आज के जो भी हम लोग इमेजेस लेते हैं, फोटोज लेते हैं, उनको ड्राइव पर रखते हैं। ठीक, ये ऐसा फैसिलिटी उनमें नहीं था। डेटा करप्ट होने की चांसेस जल्दी थी। ओके, प्रोसेसर जो इसमें यूज होने लगा, फीचर्स जो थे, ठीक, वो GUI यानी कि ग्राफिक यूजर इंटरफेस, मतलब डिस्प्ले की क्वालिटीज, पिक्सल को और इन्हांस कर दिया गया। ठीक, अगर आप लैपटॉप्स को देखें, ठीक, रेट वाइज जैसे कंपैरिजन ले कि लैपटॉप आई थिंक शायद 20,000 से स्टार्ट होता है ना। ठीक, 20,000 से लेके $1 लाख तक के लैपटॉप में जाएं तो दोनों में अंतर क्या होगा?
प्रोसेसर का। ऑलमोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम लगभग सेम होते हैं, वो भी विंडोज़ 10 पर चल रहा होगा, वो भी विंडोज़ 10 पर चल रहा होगा, ओके मैं भी 11, ओके। तो लेकिन दोनों में कंपैरिजन क्या होगा? फीचर्स का, ठीक, उनके हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन का। तो ग्राफिक्स का सेंस है, एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि ग्राफिक्स का सेंस है उसके पिक्चर क्वालिटीज से, ओके। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में क्या आया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो अभी है एक डेवलपिंग स्टेज में है, ठीक। ये कब? लगभग अभी से लेके यही आगे का हमारा फ्यूचर है, ठीक। इसमें क्या आया? आज के डेट के जितनी भी ये जो एआईज हैं, चैट जीपीटी, सेरी, सुने हैं चैट जीपीटी का नाम? चैट जीपीटी क्या है? एक एआई बेस्ड एप्लीकेशन है जो आपके कमांड को समझ के आंसर करता है ऑलमोस्ट। अगर आप लोगों ने में इसका यूज़ किया होगा, ठीक। इसका यूज़ किस में हो रहा है आजकल? रोबोट्स में, ठीक। फ्यूचर में रोबोट्स का डिमांड बिल्कुल बहुत ज़्यादा होगा, ठीक। एआई का खास बात क्या है ना, ये चीज़ों को सीखता है, ठीक। चीज़ों को खुद पे खुद सेल्फ लर्न कर सकता है, डिसीजन कर सकता है, ठीक। इसमें ये सब चीज़ें डेवलप की जा रही हैं, ओके। और इसका कुछ लिमिटेशन क्या है कि हाँ बहुत एक्सपेंसिव है बनाने में, ठीक। इसको टाइम टू टाइम बिल्कुल इसे कम किया जाएगा। एक और ड्रॉबैक क्या है कि डेटा प्राइवेसी का बड़ा दिक्कत है। मतलब जो आप चैट जीपीटी को बता रहे हैं इन दिनों, जैसे गिगली आर्ट चल रहा था, ठीक। उनको फोटो दे रहे हैं, ठीक। वो उन फोटो को अपने रिसर्च के पर्पज से यूज़ करने वाले हैं, ठीक। तो अगेन ये कहीं ना कहीं एक प्राइवेसी का वायलेशन, ठीक। अब ऐसा नहीं है कि यूज़ करेंगे ही, एंड इनक्रिप्शन होता है, ठीक। लेकिन अगेन एक रिस्क है कि आपका डेटा लीक हो सकता है, ठीक। और साथ ही साथ जॉब जो है, ये एआई ने एकदम, इसमें कोई शक नहीं है कि अभी भी उन्होंने काफ़ी जॉब को डिस्ट्रॉय किया है और आगे और भी जॉब खत्म हो जाएंगे।